हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको ईवीएस पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मतलब क्या है? अभिप्रेरणा का मतलब क्या है? अभिप्रेरित करना, बच्चे को किसी भी कार्य करने के प्रति उसमें क्या है, रुचि पैदा करना। ऑप्शन नंबर 1, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा जो होती है बच्चों में, मतलब किसी भी कार्य को करने में क्या है, रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर दूसरा, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। स्मरण शक्ति किससे बोलते हैं? याद रखने की शक्ति को। जैसे कि बच्चे ना, कई बच्चों को होती है भूलने की बीमारी होती है, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन क्या है, बच्चे को जब अभी प्रेरित करते हैं, अभी उसके अंदर रुचि का विकास करते हैं, तो बच्चे की याद करने की शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। जैसे बच्चे को किसी कार्य को करना है तो क्या है, वो उसी उसी बारे में सोचेगा, उसी कार्य के बारे में सोचेगा, तो उसकी क्या है, एक ही दिशा में वो है, उसकी सोचने की योग्यता का वो विकास करती है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, पिछले सूखे हुए को नए अधिगम से बिल्कुल अलग करती है। मतलब क्या है, जो पहले वो जो सीख चुका है और जो अब वो नया जो कुछ जो सीख रहा है, वो दोनों में अलग है। मतलब वो पहले वाला अलग था और जो नया सीख रहा है वो बिल्कुल अलग है। तो क्या है, उन दोनों को बिल्कुल अलग करती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है, इसका ना पहला है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, अभी प्रेरणा का मतलब ही यही होता है कि बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? इसका मतलब क्या है, जो प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते हैं, तो हम कौन सी ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखे और उसमें रुचि उत्पन्न हो, और वो क्या है, उसका बच्चे का जो है सारा विकास हो जाए, बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, चिंतन विकास हो। ऑप्शन नंबर 1, योजना विधि। योजना विधि किसे बोलते हैं? योजना विधि उसे बोलते हैं जिसके अंदर, जैसे आप बच्चों को कक्षा के अंदर आपने बच्चों को प्रदूषण के बारे में बताना है, तो आप क्या है, पहले से एक योजना बना लोगे कि आपने बच्चों को इस तरीके से बताना है प्रदूषण कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, वायु प्रदूषण कौन सा होता है, जल प्रदूषण कौन सा होता है, ध्वनि प्रदूषण कौन सा होता है। तो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए पहले आपने एक योजना बना ली है। ऑप्शन नंबर दूसरा है कहानी विधि। कहानी विधि किसे कहते हैं, कि बच्चों को आप कहानी के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे बच्चों को आपने प्रदूषण बताना है, तो आप उसको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि देखो कैसे, मतलब जो घर का कचरा होता है लोग बाहर घेरते हैं, अपने घर के कचरे से कैसे प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण कैसे करते हैं। तो कहानी के बीच में ही आपने जो इतने सारे पात्र लोगे, उन पात्रों के से माध्यम से ही आप बच्चों को मतलब प्रदूषण के बारे में पूरा विवरण दोगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि किसे कहते हैं? जैसे आपने जल प्रदूषण के बारे में बताना, तो क्या है, आप जल प्रदूषण का एक टॉपिक लेके उस बारे में पूरा एक व्याख्या के रूप में बच्चों को बता रहे हैं कि जल प्रदूषण से कैसे होता है, जल प्रदूषण से क्या लाभ होता है, क्या हानिकारक होता है। तो मतलब आप उसके सही और गलत सब चीज आप उसको एक बारे में बताओगे। तो क्या है, वो होती है एक व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर 4 है वाद विवाद। वाद विवाद किसे कहते हैं? जैसे सामने वाले ने से क्वेश्चन किया, जैसे आप कक्षा के अंदर हो, आप पढ़ा रहे हो, तो आपने बच्चे से कोई क्वेश्चन किया, जैसे कि आपने बताया कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आपने क्वेश्चन किया, बच्चा आंसर दे रहा है, बच्चे ने क्वेश्चन किया, आप आंसर दे रहे हो, और फिर उसके अंदर और भी जो बच्चे हैं वो सम्मिलित हो रहे हैं कि वो वाद विवाद कर रहे हैं आपस में कि ऐसा क्यों है, ये दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैम ऐसा नहीं होना चाहिए, तीसरा बच्चा कह रहा है कि मैम इसके होने से ये होगा। तो वो क्या है, आपस में वाद विवाद कर रहे हैं और आप उसके प्रश्नों को सुन रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक वाद विवाद होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो है ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्योंकि हमेशा हम जब पर्यावरण वगैरह पढ़ाएंगे तो हम हमेशा कहानी विधि से बनाए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा ही मनोरंजन पैदा होता है और उनको कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो जिस चीज़ में बच्चे की रुचि होगी, तो आप वही चीज़ बच्चों को कक्षा में करवाएंगे, क्योंकि आपका मकसद ही यही है कि बच्चे का विकास करना है, बच्चे को सिखाना है। तो ये सबसे इसका सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मतलब क्या है, पर्यावरण जब अध्ययन आप पढ़ाते हो बच्चों को, तो आप पर्यावरण के अंदर जो है बच्चों को आप क्षेत्र भ्रमण के लिए लेके जाते हैं। जैसे आप बच्चे को समझ लो इंडिया गेट लेके गए हो, तो आपका इंडिया गेट बच्चे को जब भ्रमण के लिए लेके जा रहे हो, तो आपका उद्देश्य क्या है, क्यों लेके जाते हो बच्चों को? ऑप्शन नंबर 1, पिकनिक बनाना। क्या हम बच्चों को जो इंडिया गेट लेके जाएंगे, तो क्या सिर्फ हम पिकनिक बनाने के लिए लेके जाते हैं? ऑप्शन नंबर दूसरा है मनोरंजन। क्या सिर्फ बच्चों को हम एक मनोरंजन करने के लिए लेके जाते हैं कि बच्चा वहाँ पे बहुत इंजॉय करेगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम मनोरंजन के लिए लेके जाते हैं? ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रत्यक्ष अनुभव। या फिर हम बच्चों को लेके इसलिए जाते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव कैसे? बच्चे को बस आंखों के सामने ही सब चीज़ को अनुभव हो रहा है। अब जैसे बच्चों को आप इंडिया गेट लेके गए, तो आप बच्चों को इंडिया गेट में इंडिया गेट दिखाओगे, तो इंडिया गेट पे लिखे हुए नाम दिखाओगे, इंडिया गेट के अंदर जो अमर ज्योति जल रही है आप वो दिखाओगे, इंडिया गेट के पास जो बच्चों के वहाँ
पर है ना एक बोट के अंदर जो तैराकियाँ होती है आप वो दिखाओगे। तो सारी चीज़ें बच्चों को दिखाओगे तो क्या है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाओगे और बच्चों को आप बता भी रहे हो, उनको ज्ञान अर्जित भी हो रहा है बच्चों को, और बच्चों को सब चीज़ें सामने नजर आ रही है। ये नहीं है कि आप चित्रों के माध्यम, आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखा रहे हो। ऑप्शन नंबर 4 सरकारी योजना, क्या फिर मतलब जो भ्रमण का जो उद्देश्य है वो केवल सरकारी योजना है, जैसे कि हर स्कूलों के अंदर होता है कि बच्चों को ना आपको 3 महीने के अंदर बच्चों को भ्रमण के लिए लेके जाना है, तो वो क्या है, एक सरकारी योजना है। क्या फिर सिर्फ ओनली सरकारी योजना है कि भाई चल रही है तो इसलिए बच्चों को लेके जाना है? तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को आप भ्रमण के लिए लेके जाते हो तो आपका मकसद यही होता है बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव हो, जो भी हो बिल्कुल सामने हो, कि बच्चा, क्योंकि जब सामने प्रत्यक्ष रूप से देखेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा और उसका जो वो ज्ञान है वो हमेशा समाहित, उसके हमेशा प्रत्यक्ष रूप से चिंतन करेगा, उस चीज़ को बौद्धिक रूप से भी करेगा, मानसिक भी करेगा और प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखेगा, क्योंकि आंखों देखी चीज़ बच्चे को जल्दी याद होती है। तो इसलिए क्या है, इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, लड़के और लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन। इसका मतलब क्या है, जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, तेज होते हैं, उनमें दिमाग ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्या यह बात बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा है सही हो सकता है, क्या ये बिल्कुल सही भी हो भी सकता है ये? ऑप्शन नंबर तीसरा है बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या ये है कि बुद्धि के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे क्योंकि हर किसी व्यक्ति की जो, हर किसी बच्चे की जो बुद्धि है बिल्कुल अलग होती है, हर किसी स्त्री की बुद्धि अलग होती है, हर किसी लड़की की बुद्धि अलग होती है, मतलब हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है, या फिर इस बात के लिए बारे में के कारण ये बात बोली जा रही है? ऑप्शन नंबर 4 है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब लैंगिक क्या होते हैं, जहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बात की जाती है। पूर्वाग्रह मतलब जो पहले के पुराने विचारों में, कि मतलब कि जो पुरुष होता है वो स्त्री से ज़्यादा समझदार होता है, तो यहाँ पर क्या है, पूर्वाग्रह हो रहा है उनसे, मतलब क्या भेदभाव की नीति को अपनाया जा रहा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है बिल्कुल सही है, कि यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह हो रहा है, कि मतलब लड़के जो होते हैं लड़कियों से ज़्यादा होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? मतलब क्या है अभिप्रेरित करना, कौन सा अभिप्रेरित शिक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, क्या है, कक्षा के अंदर जो है ज़्यादा उपस्थिति होगी, बच्चा रेगुलर आएगा तो क्या कहते हैं कि वो मतलब कि शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित है। ऑप्शन नंबर दूसरा है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। देखो कक्षा के अंदर है, कक्षा के अंदर अगर आप टीचर है और आप ही बच्चों को पढ़ाई जा रहे हैं, बच्चा कोई प्रश्न ही नहीं कर रहे, तो वो क्या है, वो क्लास एक नीरस क्लास होती है। वो तो सिर्फ ये है कि आप बोल रहे हो और बच्चा बस केवल सुन रहा जा रहा है, वो एक मूक दर्शक की तरह है। लेकिन जिस कक्षा के अंदर जो है बच्चा भी प्रश्न करता है, आप उसका उत्तर देते हो, फिर आप कुछ पूछते हो, फिर बच्चा उत्तर देता है, तो वो क्या होता है, एक मतलब आपस में वार्तालाप होता है, बच्चों को आपको पता भी चलता है कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है, और बच्चे को भी अपना क्या है अभिप्रेरित होता है, उसे हर टॉपिक के बारे में ज्ञान अर्जित करना है, तो वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है कक्षा में एकदम खामोशी, अब बच्चा क्या है कक्षा में एकदम बिल्कुल खामोश के रूप में बैठा रहता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है गृह कार्य पूर्ण करना, या फिर क्या है, वो बच्चों को जो आपने होमवर्क दिया केवल वो उस चीज़ को पूरा करेगा। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने से ही वो एक अभिप्रेरित शिक्षण होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे को इंटरेस्ट पैदा हो रहा है और बच्चा उस चीज़ को सीखना चाहता है, तभी तो वो आपसे क्वेश्चन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? इसका मतलब क्या है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में बताना है आपको बच्चों को, तो बच्चों को आप छात्रों को कौन सा चैनल कहेंगे जो कि बच्चे जो उस चैनल को देखे, जिससे कि जो है बच्चे का जो है विकास होए, बच्चे को ना समझ का विकास होए, और बच्चा जब दृश्य और श्रव्य सामग्री सुनता है तो उसको जल्दी विकास होता है, उस चीज़ को जल्दी समझ आता है। ऑप्शन नंबर 1 नेशनल जियोग्राफी, या तो आप नेशनल जियोग्राफी के बारे में बताएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है डिस्कवरी, जिसके आप फिर डिस्कवरी की चैनल के बारे में बोलेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा है एनिमल प्लानेट, या फिर क्या है एक एनिमल प्लानेट के बारे में कहेंगे कि आप इस चैनल को देखें। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी, तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि ये तीनों चैनल जो है वो सारे पर्यावरण अध्ययन से ही संबंधित है, बस किसी के अंदर जानवरों के बारे में है, किसी के अंदर सबके बारे में बताएंगे, किसी डिस्कवरी, किसी पर्यावरण, मतलब लेकिन ये सारे चैनल जो है पर्यावरण अध्ययन के ही है, तो इसलिए आप उसको उपरोक्त सभी सारे के चारों चैनल के उसको देखने के लिए कहेंगे कि आप देख सकते हैं चैनल को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 7वां, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कई बच्चों को आपने देखा होगा जो केवल रट लेते हैं, लेकिन उन्हें ना सिर्फ रटने से मतलब उन्हें ये नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बदल कर आ जाता है, लेकिन बच्चों ने क्या है वो रटाफिकेशन किया होता है, तो वो क्या है कि बस क्वेश्चन देखा और सिर्फ वही आंसर लिख दिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ और आंसर बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आ गया तो आप ना, अगर आपने क्वेश्चन को समझा हुआ है, आंसर को समझा हुआ है, तो आप उस चीज को टिक कर दोगे। लेकिन क्या है, अगर आपने सिर्फ यही क्वेश्चन रट लिया बिल्कुल और वो पेपर में नहीं आया, तो बस आपने क्या उसको जहां ऑप्शन देखा वहां लगा दिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने पूछा क्या था उसके अंदर। तो इसलिए हमेशा क्या है, बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति को हमेशा कम करना है। आपको आपको जो भी करना है कि आपको उसको समझा कर, कि बच्चा समझ कर याद करे, लेकिन रटे ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 है वस्तुनिष्ठ। अगर आपने रटने की प्रवृत्ति को बच्चे की कम करनी, तो क्या है वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ कैसे कहते हैं, जैसे कि आपने किसी भी बच्चे को, आपने सौर मंडल के बारे में है, तो सौर मंडल से ही रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, उसको पूरा टॉपिक वो कवर करेंगे और सौर मंडल के सारे ग्रहों के बारे में बताएंगे, कैसे वो चक्कर लगाते हैं, कैसे है ना बच्चे वो सूर्य के प्रकाश के या पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं, तो आप सब कुछ बताएंगे, सूर्य का प्रकाश कैसे होता है। तो मतलब आप उसको जो है पूरे एक वस्तुनिष्ठ लेके आप उसके बारे में पूरा बताओगे, तो बच्चे को क्या है पूरा वो जो टॉपिक है पूरा क्लियर होगा। तो उसके बाद जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, तो बच्चा क्या है उस चीज़ को जवाब देगा, क्योंकि उसका वो टॉपिक क्लियर। तो हमेशा जब भी बच्चों को आप पढ़ाओगे, तो आप एक वस्तुनिष्ठ लेके पढ़ाओगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय मतलब क्या होता है कि जो लघु क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं, तो आप वो बुक के अंदर पीछे होता है कि बच्चों को आपने बोल दिया, बच्चों ने रट लिया, तो आप बस वो प्रश्न पूछे तो बच्चे ने वो जवाब दे दिए। ऑप्शन नंबर तीसरा है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय जो बड़े उत्तर होते हैं, तो बच्चों ने क्या वो रटाफिकेशन कर लिया, आपने उनसे पूछा, उन्होंने वही सेम बच्चे ने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर 4 है निबंधात्मक। निबंधात्मक कहता है जो बहुत निबंध मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, तो वो भी आप एक क्या है लिखित रूप में होते हैं, वो जो पाठ के ही पीछे दिए गए होते हैं, तो आपने उनसे वो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने वो निबंध रूप में जो है आपको वो आंसर दे दिए, तो वो क्या है निबंधात्मक तो होते हैं। लेकिन क्या है, इन चारों ऑप्शन में से तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ रटाफिकेशन कर सकते हैं बच्चा चैप्टर के ऊपर। लेकिन जो इसका ऑप्शन नंबर जो है एक बिल्कुल सही है। क्यों, इसके अंदर क्या है, हमेशा आप एक टॉपिक लोगे, कोई सा भी टॉपिक लिया, आपने उस टॉपिक के बारे में पूरा अच्छी तरीके से बच्चों को समझा दिया, उसके बाद आप कभी भी कोई सा भी कहीं से भी क्वेश्चन करोगे, तो बच्चों को क्या है वो आपको आंसर देगा, क्योंकि उसमें रटने वाली चीज़ नहीं, केवल एक समझने वाली चीज़ है। तो हमेशा बच्चों को रटने की प्रवृत्ति से दूर रखना है और उनको केवल एक समझने वाली प्रवृत्ति का ही विकास करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8वां, प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण किसे कहते हैं, जब बच्चा अपने घर परिवेश में रहता है, अपने आसपास रहता है, वो उसका सबसे पहले प्राथमिक समाजीकरण होता है, जहाँ पर वो अपने आसपास लोगों को देखता है, घर परिवार के लोगों को देखता है, अपने जहाँ वो रहता है अपने आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो क्या होता है उसका समाजीकरण होता है, वो समाज के अंदर से रहते हैं। तो वो शुरुआती किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। तो ये क्या है, देखो शुरुआती आयु मतलब क्या होती है, शुरू में जो बच्चा होता है परिवार में सीखता है और क्या है अपने मित्रों से सीखता है। ऑप्शन नंबर दूसरा है किशोर अवस्था में समाज से सीखना। जब वो किशोर अवस्था में आता है तब वो समाज के बीच में रहता है, तब वो समाज से सीखता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या फिर क्या है वो प्राथमिक स्तर पर जो होता है पहले स्तर पर वो केवल एक समाज से सीखता है। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षकों का अनुसरण करना। शिक्षकों का अनुसरण का मतलब क्या होता है कि अध्यापक ने जैसे पढ़ाया, जैसे उन्होंने बताया, और जो बच्चा है वो कक्षा के अंदर जो अध्यापक को देख रहा है उन्हीं का ही अनुसरण कर रहा है, या फिर वो होता है उसका समाजीकरण। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि शुरुआती आयु के अंदर क्या होता है, बच्चा सबसे पहले जो होता है वो अपने परिवार में रहता है और मित्रों से सीखता है, अपने परिवार के सदस्य को देखता है, तो जो शुरुआती उसकी आयु होती है, तो इसलिए सबसे पहले उसका जो समाजीकरण होता है वो परिवार में रह गया होता है और मित्रों से ही सीखता है वो। इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9वां, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका मतलब क्या है कि रोहन के जो स्कूल के अंदर एक विज्ञान की जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया था। प्रदर्शनी का कि बच्चे जैसे होता है ना साइंस में प्रदर्शनियाँ दिखाते हैं, तो ऐसी प्रदर्शनी किया था। तो भाई इसका क्या उद्देश्य था और उसका सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, विचारों किस विचारों के कारण उसका मतलब जो है प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 विद्यालय का
नाम प्रसिद्ध करना है। क्या मतलब कोई भी स्कूल जो अपनी प्रदर्शनी लगाता है वो केवल क्या कहते हैं कि अपने नाम को प्रसिद्धि बढ़ाना चाहता है कि भाई उस स्कूल के मतलब में ना जो ऐसी ऐसी प्रदर्शनियाँ लगती है वो स्कूल सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर दूसरा है अभिभावकों को संतुष्ट करना है। क्या फिर ये देखने के लिए कि अभिभावक कहते हैं कि देखो ऐसी एक्टिविटियाँ होती हैं इनके स्कूल के अंदर, प्रदर्शनी लगाते हैं और स्कूल अच्छा है, स्कूल के अंदर ऐसी ऐसी प्रदर्शनी है, साइंस की ऐसे लगाते हैं तो इनका स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है, या सिर्फ अभिभावकों को संतुष्ट करना है। ऑप्शन नंबर तीसरा है विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, या फिर क्या है बच्चों को जो है विभिन्न व्यवसाय मतलब जैसे उसमें मॉडल होते हैं कि ना जल के ऊपर बनाए हैं, किसी ने सौर मंडल के ऊपर बनाए हैं, तो क्या है विभिन्न बच्चे धीरे धीरे जो है साइंस स्ट्रीम के होते हैं तो वो क्या व्यवसाय के लिए विद्यालय को जो है विद्यार्थियों को केवल प्रशिक्षित करते हैं कि वो ऐसा काम करना सीख जाए और वो उनका आगे अगर कुछ व्यवसाय करना चाहे वो कर सके, तो केवल इसलिए वो मतलब जो प्रदर्शनी लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। इसका मतलब क्या है, शिक्षार्थियों के मतलब क्या है, बच्चों के लिए एक सृजनात्मक मतलब क्या होता है जहाँ बच्चे स्वयं से कुछ करते हैं और खुद सीखते हैं। और जैसे साइंस के अंदर होता है बच्चों ने समझ लो अगर बच्चों ने बनाया है सौर मंडल के ऊपर बनाया है तो बच्चों ने खुद से अध्ययन किया है, सब कुछ समझा है, फिर उसके बाद उन्होंने सारे ग्रह कौन कौन से ग्रह कौन से रंग के होते हैं, कैसे वो ना घूमते हैं, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है, कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है, वो खुद से ज्ञान अर्जित करते हैं और खुद सीखते हैं और फिर खुद एक मॉडल रूप में मॉडल बनाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो मॉडल बना लेते हैं तो उनके अंदर क्या ज्ञान अर्जित होता है, क्योंकि उनका बौद्धिक विकास होता है, मानसिक होता है, चिंतन होता है, खोजने की प्रवृत्ति उनकी विकास होती है, उनके अंदर उपचारात्मक होता है कि कैसे कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, कैसे सीखे, वो हर चीज़ को बच्चे बहुत ही मतलब बहुत ध्यानपूर्वक सीखते हैं। उसके बाद जब उनका एक मॉडल तैयार हो जाता है तब वो प्रदर्शनी में स्कूलों के अंदर लगाया जाता है, तो उसके अंदर फिर क्या है विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा ज्ञान अर्जित होता है। तो इसलिए क्या है केवल बच्चों के ज्ञान अर्जित करने के लिए और बच्चे का विकास करने के लिए ही केवल प्रदर्शनियों का उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें कोई भी स्कूल के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी काम होते हैं वहाँ पर सिर्फ बच्चों के विकास करने के लिए होता है, क्योंकि वो स्कूल माध्यम क्या है बच्चों का विकास करना ही तो है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। नंबर 10 सरिता की शिक्षिका उसे विविध सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षिका है, जो उसकी टीचर है, सरिता को जो है बहुत सी गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे कि समूह में मतलब ग्रुप में चर्चा करना है, समूह में चर्चा करना है, पूरी परियोजना बनाना है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, वो कौन सी मतलब शिक्षिका का मतलब कौन सा माध्यम बच्चे को पढ़ाना चाह रही है, कौन से माध्यम से बच्चे को पढ़ा रही है, कौन से माध्यम से बच्चे को सिखा रही है। ऑप्शन नंबर 1 प्रतियोगिता आधारित सीखना। क्या वो मतलब सिर्फ ऐसे जो समूह चर्चा में बच्चों को सरिता को बोल रही है तो वो क्या केवल इसलिए कर रही है कि वो प्रतियोगिता में मतलब क्या है कि प्रतियोगिता से वो सीखे, मतलब केवल प्रतियोगिता होगी ग्रुपों के अंदर तो वो इस कारण मतलब कि वो अनुगमन कर रही है। ऑप्शन नंबर दूसरा है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। सामाजिक गतिविधि किसे कहते हैं, सामाजिक गतिविधि उसे बोलते हैं जो बच्चा समाज में रह के काम करता है। अब जब समूह चर्चा होगी तो क्या है हर 10 तरीके के बच्चे होंगे, उनके समूह के बीच में करेगी, उनके जवाब देगी। जब 10 बच्चों का समूह होगा 10 ही क्वेश्चन होंगे, 10 ही आंसर होंगे। तो वो क्या है समूह में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्कूल से संबंधित होंगे, कुछ स्कूल के बाहर के होंगे, कुछ बाहर के परिवेश के होंगे। तो वो क्या है उसको समूह में परिचर्चा करना सिखा रही है। ऑप्शन नंबर तीसरा मनोरंजन द्वारा सीखना। क्या फिर वो सरिता को सिखा रही है केवल मनोरंजन के द्वारा सिखा रही है कि ग्रुप के अंदर रहेगी, समूह परिचर्चा करेगी, वो केवल एक मनोरंजन अनुभव करे। ऑप्शन नंबर 4 है भाषा निर्देशित सीखना। या फिर क्या है भाषा जो ग्रुप के अंदर जो निर्देशित की जा रही है वो केवल उसके द्वारा सिखाना चाहती है। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो सामाजिक गतिविधियां सीखेगी, क्योंकि समाज के अंदर ही रह के तो बच्चा का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी।